नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंगफली की खुदाई और गहाई पर तकनीकी सलाह। गेहूं की उन्नत किस्मों से किसान होंगे मालामाल। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की थी, उनकी फसल पककर खुदाई के लिए तैयार है। लेकिन किसानों को चाहिए कि मूंगफली की खुदाई और मड़ाई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप मूंगफली की खुदाई, मड़ाई और सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरना के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव से। राम राम सा किसान भाइयों, आज हम मूंगफली की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। मूंगफली की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये तेलीय फसल है। इससे हमारे को खाने के रूप में भी मूंगफली का उपयोग होता है, दाने के रूप में इसको खाते हैं। और दूसरा, इसका तेल भी जो है हमारा जो खाद्य तेलों में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण तेल है, अच्छी गुणवत्ता का तेल मिलता है और सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इसकी जो इतनी अच्छी जो है उपयोगिता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मूंगफली की खेती होती है और मूंगफली की जो उत्पादकता है वो भी बहुत अच्छी है और हमारे किसान भाइयों को मूंगफली की फसल से काफी अच्छा मुनाफा मिलता है, अच्छी उत्पादकता आती है। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई या खुदाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको मूंगफली के फलियों का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और पकी हुई मूंगफली फसल की सही पहचान करके खुदाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं मूंगफली की फसल की परिपक्वता की पहचान के बारे में, जो इस प्रकार से है। पकी हुई फसल की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगे और फलियों का रंग सुनहरा होने लगे तो उसी समय खुदाई करनी चाहिए। मूंगफली की झुमका किस्मों की खुदाई 110 से 115 दिन में करनी चाहिए। विस्तारी और अर्ध विस्तारी किस्म की मूंगफली की खुदाई 70% फलियां पकने के बाद करना अच्छा रहता है। जिन किसानों ने बड़े पैमाने पर मूंगफली की फसल लगा रखी है, वो यंत्रों की सहायता से कम श्रम और समय में आसानी से कर सकते हैं। ये मूंगफली की फसल अभी निकलाई के लिए खेत में खड़ी है, क्योंकि मूंगफली की फसल करीब करीब पक गई है और मूंगफली की फसल जब पकने की स्थिति हो जाए, पक जाए, तो उसमें उसकी पत्तियां झड़ने लगती है, उसकी पत्तियां थोड़ी सी पीली पड़ने लगती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। उस टाइम में हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए, किसान भाइयों को थोड़ा सा पानी, नमी कम कर देना चाहिए, क्योंकि नमी उस खेत में ज़्यादा रखेंगे तो निश्चित रूप से मूंगफली के जो दाने की जो गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि उसका कलर यदि थोड़ा सा फाल्ट होता है या और मेच्योर होती है तो उसमें किसान भाइयों को जो भाव में है उसमें थोड़ी सी कमी आती है और उसकी गुणवत्ता में भी थोड़ा सा जो खाने की क्वालिटी है वो भी बिगड़ सकती है। तो इसलिए पानी को बंद कर दे और जब मिट्टी भुरभुरी है उस टाइम में किसान भाई उस खेत में यदि कोई भी खरपतवार खड़े हैं या और दूसरे पौधे उनको निकाल ले अच्छी तरह से, जो आगे की जब क्रियाएं करेंगे तो वो कोई परेशानी नहीं आए। इसलिए खेत में पूर्ण रूप से सफाई करके उसके बाद में मूंगफली की खुदाई करे किसान भाई। जो ट्रैक्टर के द्वारा जो चलित मशीन है, जो पत्ती के द्वारा जो खेत के अंदर से उसको निकाला जाता है, उसके बाद में उसको एक दिन तक उसको खेत में छोड़ दे, जिससे वो गीली मिट्टी है वो सूख जाएगी और मूंगफली को हम अच्छे से उसको उठा पाएंगे। तो निश्चित रूप से मूंगफली का जो कलर है या उसको इकट्ठा करने में जो समस्या आती है, क्योंकि अच्छे से सूख सके, और उसको हम लोग उसकी छोटी छोटी डेरिया बना देंगे और डेरिया बनाने के बाद में 4-5 दिन की अच्छी तरह से धूप लग जाए और उसको 3-4 दिन बाद में जो डेरिया छोटी छोटी बनी हुई है उसको वापस पलटाई कर दे, जिससे कि समान रूप से उसमें प्रकाश जाए और समान रूप से सूखे, तो नमी भी ज़्यादा नहीं रहेगी और मूंगफली का जो कलर है, उसकी गुणवत्ता है, वो बिल्कुल सही तरीके से बरकरार रहेगी। इस प्रकार से 5-6 दिन में मूंगफली सूख के तैयार हो जाती है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, मूंगफली में नमी की मात्रा कम हो जाती है और उसके बाद में हम लोग उसको इकट्ठा करके थ्रेसिंग के द्वारा उसको इकट्ठा करके थ्रेसर से उसकी निकलाई करेंगे। थ्रेसिंग
मूंगफली की खुदाई के बाद 2 से 4 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाकर थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग का कार्य कुशल व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए। और विशेष ध्यान ये रखना है कि जब हम थ्रेसर से निकलाई करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें मिट्टी को या इसको नहीं जाने दें। जब हम थ्रेसर से निकालते हैं मूंगफली को तो अच्छी गुणवत्ता की मूंगफली हमको प्राप्त हो सके। और ध्यान ये रखना है कि उस टाइम जब निकालते हैं थ्रेसर से तो बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। यदि नमी होगी तो निश्चित रूप से मूंगफली की जो गुणवत्ता में थोड़ा सा ह्रास होगा। और दूसरा, निकलाई में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, परेशानी आएगी। उसमें बहुत सारा जो दूसरा कचरा है, उसकी जो निकलने का जो भूसा है वो भी साथ में आ सकता है। तो इन चीज़ों को किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 4 से 5 दिन अच्छी तरह से धूप लगे, पलटाई करने के बाद ही मूंगफली की निकलवाई करे। निकलाई करने के बाद मूंगफली को पूरा जो है ढेर उसको फैला दे। यदि उसमें नमी रहती है तो वो थोड़ी सी कम हो जाए। ग्रेडिंग। किसान भाइयों, आपको मूंगफली का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए थ्रेसिंग के बाद मूंगफली का श्रेणीकरण अवश्य करना चाहिए। श्रेणीकरण में पहले कटे, टूटे दानों एवं कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें, जिसमें मूंगफली के बड़े दानों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार के दानों को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। उसके बाद में हम लोग, हमारे किसान भाई उसको सीधा मंडी में बेचते हैं। तो वो जितनी उनको किसान भाइयों को जितनी आवश्यकता है बेचने की, भाई हमारा जो खर्चे का जो है वो मिल सके। इसके अलावा अगली साल के लिए, अगले वर्ष के लिए बीज के लिए किसान भाई रखे तो उस बीज को अच्छी तरह से सुखाए, उसको अच्छी तरह से सुखा के उसको भंडारण करे, जिससे उसमें कोई भी बीज जनित बीमारी या जो नमी के कारण यदि फंगस उत्पन्न होती है उसके द्वारा उस बीज को नुकसान नहीं हो और उसकी जो उगने की जो अंकुरण क्षमता है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसको हम लोग स्टोर करें, स्टोर करने के बाद उसको रखें। मूंगफली का भंडारण। फसल खुदाई के साथ ही उसके उचित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। फलियों को जिस बोरे में भर कर रखने हो, उस बोरे को पहले से ही 1% मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। भंडार गृह में छत, फर्श, खिड़कियां एवं दरवाजे में कहीं पर भी क्षतिग्रस्त हो तो उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मेलाथियोन का घोल बनाकर गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद फलियों से भरे बोरों को फर्श पर लकड़ी के पट्टे बिछाकर उसके ऊपर फलियों से बोरों को रखें। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। ज्यादा ऊंची थड़ियां ना लगाएं। छत से 2 फीट नीचे थड़ियां समाप्त कर दें और जब मूंगफली का बाजार भाव अच्छा मिले तब उसे बेचें। जो अगली फसल के लिए हमारे को जो बहुत सारा पैसा किसान भाइयों का बीज के रूप में चला जाता है, उस पैसे को भी हम बचत कर सकते हैं। और अच्छी गुणवत्ता का बीज, उसमें से जो भी मूंगफली अच्छी गुणवत्ता की उसको छांट के भी हम निकाल रख सकते हैं सिलेक्शन करके। और उसके बाद में जो बची हुई मूंगफलियां है उसको किसान भाई मंडी में पहुंचा सकते हैं। उसका तेल यदि उपयोग करना है तो तेल निकलवा सकते हैं। इस प्रकार से मूंगफली का हम लोगों को इस प्रकार से प्रबंधन करके अच्छी तरीके से किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा लेना है। और उसके बाद में हम लोगों को मूंगफली की फसल को सफाई करके उसको भंडारण करना है। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश की बढ़ती आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए देश के किसान और कृषि वैज्ञानिक लगातार नई नई किस्मों और तकनीकियों को इजाद करते रहते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं करनाल जिले में स्थित गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की नई विकसित किस्मों के बारे में, जो अधिक उपज के साथ पोषण गुणों से भरपूर है, साथ ही रोगरोधी भी है। इस बारे में जानते हैं इसी संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह से।
सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से हम किसानों के मध्य पहुंचते हैं और आगे भी आपके और हमारे प्रयास से किसानों का भला होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपको जान के हर्षी होगा और आप सब लोगों को पता है कि पिछले वर्ष हमारे संस्थान से 3 नई किस्में निकाली गई थी, DBW 187, DBW 222 और DBW 303। ये तीनों किस्में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और इनसे किसानों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और आज के तारीख में ये तीनों किस्में बहुत ज़्यादा मांग वाली किस्में हैं और हर प्रांत का किसान इसके बीज की चाहत में है और हमारा भी प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका बीज मुहैया कराएं उतना ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी। गेहूं की नई किस्मों से किसान होंगे मालामाल। गेहूं की नई किस्मों की जाने पैदावार और खासियत। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की 3 नई किस्में। खास बात यह है कि तीनों ही किस्में पीला रतुआरोधी हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे में किसानों को इन किस्मों को बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड पर खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ेगी। ये किस्में उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई हैं और इन किस्मों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अभी हाल में संपन्न जो गेहूं के जो वैज्ञानिक हैं उनके सम्मेलन में अगस्त माह में 9 नई किस्मों का निर्धारण किया गया है जो किसानों के लिए की गई हैं विभिन्न प्रांतों के लिए। हमारे संस्थान से 3 नई किस्में DBW 296 जो कम पानी के लिए हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के लिए है, वो की गई है। और ये कम पानी यानी 1 पानी तक भी इसका उत्पादन की क्षमता 50 से 52 क्विंटल तक है और साथ ही इसका जो गुणवत्ता है वो भी काफ़ी अच्छी है। ख़ास तौर से जो बिस्किट की क्वालिटी है इस गेहूं के उत्पादन से बहुत अच्छी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो 2 अन्य किस्में DBW 327 और DBW 332, ये दोनों किस्में बहुत ही ज़्यादा उच्च उत्पादन की क्षमता रखती हैं और इनका उत्पादन की क्षमता करीब करीब 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मेरी किसानों से आग्रह है कि बहुत जल्द हम इसका बीज लेके किसानों के मध्य आएंगे। ये किस्में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और इसका एक विशेष पैकेज प्रैक्टिस है जो किसानों को मुहैया कराया जाएगा बीज के माध्यम से, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। फसल सुधार अन्वेषक ने कहा है कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम है। खारा पानी है या भूमि जो बीमार जो भूमि है उसके लिए भी कई किस्में KRL 1-4 से लेकर KRL 219 तक हमारे पड़ोस में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से कई किस्में और हमारी भी कई किस्में जो उसके लिए उपयुक्त पाई गई हैं। और जहाँ भी पानी की समस्या हो, जो मीठा पानी ना हो या ज़मीन में लवणता की मात्रा जो नमक ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में मेरा यही आग्रह है कि जो नॉर्मल किस्में हैं उनको लगाने के बजाय जो KRL 218, 219 वगैरह है उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा उसका। देखिए, जो समय समय पर आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसानों को अवगत कराते रहते हैं। जो अवगत कराने का हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है उसके मध्य भी हमारा जो विस्तार का विभाग है वो प्रयास करता है किसानों को उचित किस्मों के चुनाव में जो भी जरूरी जानकारी है वो किसानों को पहुंचाई जाए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर सही किस्म का चुनाव नहीं किया गया तो उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए मेरा यही आग्रह है कि जो आपके प्रांत के लिए, आपके इलाके के लिए और किस समय पे बोना है, या अगेती बोना है या पिछत्ती बोना है या खारे पानी का जैसा आपने जिक्र किया, वो सब परिस्थितियों के लिए अलग अलग किस्मों का विकास किया जाता है। हालांकि बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हर परिस्थिति में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि DBW 187 एक ऐसी किस्म है कि जल्दी बो, देर से बो, बीच में बो, मेरे ख्याल से बढ़िया उत्पादन उसका आता है। DBW 187 की बात अगर करते हैं हम करण वंदना की, तो ये एक अकेली ऐसी किस्म है जो पूरे संपूर्ण भारत में करीब 90 से लेकर 95% एरिया में लगाए जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त पाई गई है। तो मेरा यही सलाह है कि अगर कुछ ना मिले तो DBW 187 का बीज हासिल करें और किसी भी राज्य में लगाएं।
वो वहाँ पे अच्छा ही उत्पादन देगी। तो इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें और देखभाल करें कि उनको नुकसान न होने पाए और ऐसी कार्य न करें जिससे उनको आर्थिक तौर पर लाभ न पहुंचे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अगले सप्ताह आसमान साफ रहने की संभावना है। 17 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगले 4 दिनों के दौरान 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 26 से 27% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 51 से 66% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार करें और बुआई करें। सरसों की बुआई के लिए बीज आदि की तैयारी कर लें। बुआई के लिए सरसों की उन्नत प्रजातियां लें। भूमिगत कीटों से बचाव के लिए क्विनाल्फास 1.5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं और पाटा लगाएं। 88 किलोग्राम डीएपी, 145 किलोग्राम यूरिया, 45 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 250 किलोग्राम जिप्सम अथवा 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पहले देवें। जिंक और बोरान की कमी वाली मृदा में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। सरसों के लिए बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। शेष यूरिया को प्रथम सिंचाई के समय डालना चाहिए। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। सफेद रोली से बचाव के लिए 6 ग्राम एप्रोन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई काम में लेवें। पशु आवास में फिनाइल तथा मच्छर एवं मक्खी नाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कलावत, जिला उदयपुर के चंद्रजीत जांगड़ ने। आपने डेयरी पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम किसान भाइयों बात करेंगे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन।
सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हमें क्यों करना है, इस पर ज़्यादा चर्चाएं होनी चाहिए। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं दूध के, उनको बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि हम स्वच्छ दूध उत्पादन कैसे करें। सबसे पहला घटक है कि आपको खाने के लिए पशुओं को क्या देना है। खाने के समय ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें कि जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर या थोड़ी सी भी छींक आने पर जानवर के आपके दूध में जा सके। स्वच्छ दूध उत्पादन के विभिन्न घटकों में सबसे पहला घटक है कि पशु की साफ सफाई कैसे रखनी है। सबसे प्रथम कार्य जैसे ही लाए हैं उसके पहले हम उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें और उसके एन के पास जो थन है उसके पास गर्म पानी से उस जगह को साफ करें। नीचे कुछ डस्ट कुछ या गंदगी छपी हुई है उसको करें और इसके पश्चात आपको साफ सूखे हुए कपड़े से पशु के थन को साफ करें। इसके पश्चात जब हम पशुओं को धोने जाते हैं उसको पूर्व में ही दोनों पीछे के पैर बांधते हैं। पैर बांधने के साथ साथ उसकी पूंछ भी बांध देनी चाहिए, क्योंकि पूंछ बार बार हिलाती है तो पूंछ से भी कचरे और कंटामिनेशन दूध में जाता है। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि जानवर का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए। जानवर के स्थान जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे अन्य जो जानवर हैं वो आसपास के जानवर भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, या कहीं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पर आप सेपरेट मिल्किंग कर सकें, जिससे कि दूसरे जानवरों का भी कंटामिनेशन ना आए। इसके बाद बात करेंगे दूध दोहने वाले ग्वाले की। ग्वाले को जब भी आप दूध दोहने के लिए बुलाते हैं, सबसे पहले दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। हाथों की गदेलियों में आसपास कुछ इस तरह के कटा फटा या कुछ ऐसा रोग ना हो जो कि आपके दूध दोहने के साथ साथ दूध में चला जाए। समय समय पर ग्वाले की भी हेल्थ स्टेटस देखना चाहिए। कई बार सर्दी खांसी और फ्लू वगैरह जो आती हैं बीमारियां, उससे वो ग्रसित ना हो, नहीं तो वो कंटामिनेशन दूध में चला जाएगा। इसके बाद आपको जो ग्वाला है उसके प्रतिदिन के जो कपड़े हैं, जो सामान्य कपड़े हैं उससे अलग होने चाहिए। जब वो दूध दोहने आता है उस साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए जो अलग रहें। इसके पश्चात बात करेंगे कि बर्तन किस तरह का होना चाहिए। जिस बर्तन में दूध दोहना है उसका मुंह छोटा हो तथा दूध दोहन से पहले उस पात्र की अच्छी तरह से धुलाई कर तेज धूप में सुखाएं और साफ कपड़े से पोंछकर ही दूध निकालें। दूध उत्पादन के पश्चात जब हम दूध कलेक्ट करते हैं, जब दूध हम ट्रांसफ़र करते हैं उस बकेट से, तो उस चीज़ में भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे किसी व्यक्ति का हाथ ना लगे जो कि जिसके हाथ साफ ना हो, और सीधे डायरेक्ट उसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहिए जिसके हाथ साफ सुथरे हैं। हाँ, बर्तन हैं उनको सेपरेट करके धुलाई करनी चाहिए। धुलाई करने के पश्चात 2 से 3 घंटे धूप में रखें। इसके बाद पलटा करके रख दें, जिससे उसके अंदर का जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा है वो पूरा ड्रेन हो जाए। जो दूध का भंडारण है, दूध के भंडारण में भी ये सावधानी रखनी है कि आसपास कोई ऐसा फीड गोडाउन ना हो, मच्छर मक्खी की जैसा स्थान ना हो जहाँ पे गंदगी हो और वहाँ पर हम कर रहे हैं। इससे भी हमारा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाएगा। उस जगह पर आप लगातार जो है मक्खियों की आवाक ना हो इसलिए जालियां लगाएं और दिन में 2 से 3 बार उस जगह पर पोछे की व्यवस्था करें, जो फिनाइल वगैरह जो कीटाणुनाशक जो हैं उनका उपयोग हो, जिससे कि मक्खी मच्छर के पनपने की संभावना ना हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा देर इसका भंडारण ना करें, दूध का और कंज्यूमर तक तुरंत पहुंच जाए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए कि तुरंत कलेक्शन के पश्चात वो तुरंत बढ़ जाए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने